हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के कमोडिटी राउंड अप की। और आज शो की शुरुआत करूं उससे पहले एक काम करें। सियाम का यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का 65th एनुअल कन्वेंशन इस समय अंडरवे है नई दिल्ली में। सीधे वहां लिए चलते हैं जहां पे नितिन गडकरी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोलते हुए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको गंभीरता से लें कि 5 लाख एक्सीडेंट होते 1,80,000 डेथ्स होती है और 18 to 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के लड़कियां इसमें उनका मृत्यु होता है। तो रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और रोड इंजीनियरिंग में भी काफ़ी समस्याएं थी, हमने काफ़ी सुधारे हैं और सुधार रहे हैं। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को धन्यवाद दूंगा कि रोड सेफ्टी के लिए हमने जितने कुछ नॉर्म्स थे, जो कुछ आपको कहा, आपने काफ़ी बातों में हमें सहयोग किया। अभी बस कोड को भी हमने नया लागू किया है। ट्रक के बारे में, बस के बारे में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने के पीछे हम भी रहते हैं और आप भी लोगों को भी सहयोग मिलता है। मुझे लगता है कि सेफ्टी फॉर ऑल ये हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें ड्राइवर्स भी एक समस्या है और अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हमने बड़े प्रमाण पर खोले हैं। अभी आप भी जो मैन्युफैक्चरर है, OEMs है, वो भी इसमें आगे आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, बाकी बातों के लिए ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ नहीं है। हम रोड कंस्ट्रक्शन भी इतने बड़े प्रमाण पर बढ़ा रहे हैं, माइनिंग में बड़े प्रमाण पर अब रिक्वायरमेंट होगी और इसके ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, बड़े बड़े ट्रक्स है, इसके ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए आप भी सहयोग करिए और इसके साथ उसके कारण सेफ्टी के लिए भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बाद में अभी हमने जो भारत एनकैप की शुरुआत की उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आया है और आपको भी इंटरनेशनल मार्केट में इसका फायदा हो रहा है। अभी सही कहते हुए नितिन गडकरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट इस समय वो सेफ्टी, ड्राइवर्स ट्रेनिंग। सीएम से कह रहे हैं मिल के आप लोग भी सहयोग करिए इन सब कदमों में, ज़रूरी भी है। इंडिया में एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स, अरे ह्यूज आंकड़ा है। खैर आज का कमोडिटी राउंड अप कहां फोकस करेंगे पहले बता देता हूं आपको। तेजी ने घटाई सोने की मांग। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब का ट्विस्ट है। बेसिकली सोने का आउटलुक, ये फेस्टिव सीजन से पहले किस तरह का मूड, माहौल, इन सब पे बातचीत करेंगे। जंग की आंच में उबला क्रूड, बैक टू बैक 3 दिनों से उछाल था। आज जरूर थोड़ा बहुत हायर लेवल से अब कुछ कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन हाँ, जियोपॉलिटिकल रिस्क है जिसका प्रीमियम अटैच हुआ था ऑफ लेट क्रूड के साथ। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले साहब होंगे, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया साहब होंगे। आप दोनों का स्वागत है। और आगे शो में एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब को जोड़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस कच्चे तेल पे, ये जियोपॉलिटिकल समीकरण समझने के लिए तनेजा साहब को भी जोड़ लेंगे। लेकिन आइए पहले सोना चांदी आज सुबह का, इस समय का ताजा कामकाज जिस तरह से हो रहा है, हल्की सुस्ती के साथ, हल्की नरमी के साथ इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ 1/3% सोना दबाव के साथ इस समय 325 साढ़े 300 रुपए कमजोर। ऐसी चांदी स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। थोड़ा बहुत बुलियन आज कूल ऑफ होता हुआ इन टैंडम, दोनों 1/3% दबाव पे ध्यान रखिएगा। लेकिन सोने के लिए, ना सिर्फ सोने के लिए बल्कि अक्रॉस एसेट क्लासेस इस समय तो सबकी नजरें हैं। अगले हफ्ते 2 दिनों की जो यूएस FOMC की बैठक आनी है, यानी कि जो रेट सेट करती है कमिटी यूएस फेड की, उसकी बैठक है। वेडनेसडे रात में आउटकम आ रहा होगा और उस बैठक से पहले लार्जली पूरा मार्केट टिल्ट हो रहा है 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की तरफ। पर क्योंकि इस बार की जो मंथली जॉब्स रिपोर्ट आई थी खासी कमजोर थी, उसके बाद एक तबका तो ये तक मानने लगा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स के कट की भी गुंजाइश खुलती हुई शायद। पर उन सब पे
क्लियर बेट सामने आएगी जब आज शाम को यूएस में उनका इन्फ्लेशन का मंथली अगस्त महीने का डेटा आएगा और साथ साथ जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आ रहे होंगे। लास्ट की आंकड़ा होगा जिसके बाद लार्जली एफओएमसी अपना फैसला सुना रहा होगा। अच्छा, पहले केडिया साहब आपके पास आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। केडिया साहब, आपका झुकाव किस तरफ हो रहा है? सारा डेटा का आंकलन आई एम श्योर आपने भी करके बैठे होंगे। 25 बेसिस पॉइंट या एक टिल्ट एक्चुअली कि फ्रंट लोड करने की जरूरत लेबर मार्केट की दिक्कतों को देखते हुए? नमस्कार जी। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखिए ऐसा असेट क्लास बन चुका है सोना जिसमें हमने पिछले एक साल में एग्जैक्टली आज 51% की तेजी देख चुके हैं। फैक्टर्स हम जानते हैं जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट की पिछले साल से ये कवायद थी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछले साल ऐसा बताया जा रहा था कि 2025 में हम करीबन 4 रेट कट यानी 1% का रेट कट देखेंगे और अभी तक हम सितंबर पहुंचने वाले हैं जहां पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट रहेगा। माना यह जा रहा है कि 0.5 तक का रेट कट आ सकता है, एक सितंबर में और एक दिसंबर में, फिट्स की जो कल रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भी। तो मुझे लगता है कि अगर 0.5 तक का अगर रेट कट 2025 में आता है तो मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर चुका है। हाँ, 2025 ऐसा साल रहा है जहां पे मल्टीपल ट्रिगर्स रहे हैं जो गोल्ड को बैक टू बैक सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डी डॉलराइजेशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ में बाइंग है। तो ये सब कारणवश अब बहुत बड़ी तेजी दिखा चुके हैं। टेक्निकली देखें या रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क ऑन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में अब सोना क्रैश ही कर जाएगा, बट सोना या तो परसेंटेज करेक्शन लेता है या टाइम करेक्शन लेता है। तो दिस इज द टाइम के गोल्ड में एक कंसोलिडेशन या एक करेक्शन देना चाहिए, जैसे हमने अप्रैल में देखा था 3500 से 3120, जो लगभग 10% का था। तो मेरा मानना है कि आज का डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो काफी क्रुशियल रहेंगे 17 तारीख की रेट कट के टोन को सेट करने में, क्योंकि 0.25 का रेट कट तो आना ही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गोल्ड डिफेंसिव प्ले होता हुआ दिखाई देगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे हो सकता है 1,08,000 से 1,07,500 तक का एक छोटा पुल बैक दिखा दे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट्स अगर आया तो शायद आने वाली तीनों बैठकों में 25 बेसिस पॉइंट्स, ऐसा एक्सपेक्टेशन। फ्रंट लोड कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ बढ़ गए तो शायद एक आध बार दरों में और कटौती। ये बेसिकली इस समय मार्केट्स अक्रॉस द बोर्ड फैक्टर इन करके चल रहे हैं। और ब्याज दरें गिरना, सेंट्रल बैंक की तरफ से लोअर इंटरेस्ट रेट्स, आसान शब्दों में वे करते हैं डॉलर पे, वे करेगा उनकी बॉन्ड यील्ड्स पे। और जो नॉन यील्डिंग एसेट्स होते हैं जैसे कि सोना, नॉन यील्डिंग क्यों? क्योंकि इससे आपको कोई ब्याज मिलना नहीं है, डिविडेंड मिलना नहीं है, इनके लिए फायदे की खबर हो जाती है। ये चमकते हैं, इसीलिए सोना आउट परफॉर्म कर रहा है। वो प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया बार भी बना रखे थे। पिछले कुछ दिनों की सोने की चाल को हमने मैप करने की भी कोशिश करी है। राजीव सर, 1,07,000, 1,08,000, 1,10,000 के आसपास हायर लेवल्स पे बढ़िया कंसोलिडेट होता हुआ सोना, ये तब जब हम फेस्टिविटीज की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब सोना 1,00,000 के ऊपर गया था तो मुझे याद पड़ता है काफी सिग्निफिकेंट डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा था। 30-40% डिमांड पे कह रहे थे, छोटे ज्वेलर्स पे तो 50% तक का हिट देखने को मिला था। अभी हायर लेवल्स पे जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो मूड माहौल फेस्टिविटीज की आप लोग की तैयारी कैसी? आप लोग का अपना आकलन कैसा? डिमांड एनवायरनमेंट इस बार फेस्टिव सीजन में कैसा रहेगा? मॉर्निंग आशीष जी, जैसे हमने कहा इवन इन प्रीवियस सीजन, जैसे हमारे गणेश उत्सव सीजन थी जो हमारी, यहाँ पे पहले से ही एक प्राइस इंडिकेशन पड़ गया था एंड कंज्यूमर्स को जैसे 1 लाख के ऊपर के जो प्राइस पॉइंट्स है ये अभी एक बेस पॉइंट बन गई है। सो दे नो दैट द गोल्ड प्राइस इज नॉट गोइंग टू गो लोअर देन दैट। 1,08,000 1,09,000 की जो बेस रेट है अभी फॉर द सीजन, ये दिवाली के सीजन रेट्स हमारे लिए स्थिर हो गई है, बेसिकली फ्रॉम मेंटल परचेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर ऑल्सो। एज ऑफ टुडे जैसे हम पितृपक्ष में है, ये थोड़ा लल सीजन होता है फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू इमीडिएटली, बट इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्वेलर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम हो जाती है फॉर द सीजन विच इज गोइंग टू स्टार्ट विद नवरात्रि। तो ये चलते जो हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड विल पिक अप फॉर नवरात्रि एज वी गो हेड विद दिस गोल्ड प्राइस। सर, ये तो सच है, ये लल पीरियड है, लल पीरियड का डिमांड तो बट ऑब्वियस पिकअप होगी। लेकिन क्योंकि सोना बड़े हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, सब ये जानना चाहते थे डिमांड पे कोई सिग्निफिकेंट हिट, मतलब जो परसीव डिमांड थी उससे कुछ ठंडा मामला तो नहीं रहेगा? हम लोग ना शेयर बाजार में कहते हैं स्टॉक्स में डाउन ट्रेडिंग, माल हायर ब्रांड वाला ना लेके सस्ते ब्रांड वाला ले लेते हैं जब मामला गड़बड़ाता है। आप लोगों के केस में कैरेटेज की बात हो जाती है।
क्या ऐसा है कि 22 कैरेट से ज्यादा डिमांड 18 पे आएगी या लोअर कैरेटेज की तरफ लोग मूव कर रहे होंगे, ऐसा कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो इस बार आप क्या? नॉट एक्चुअली, बिकॉज जो इंडियन कंज्यूमर डिमांड है वो 22 कैरेट के ऊपर ही होती है। जो प्रोडक्शन ऑफ डिजाइन होती है हमारी, जैसे फिलग्री डिजाइन है या जो इंट्रिकेट इंडियन डिजाइन है, ये बेसिकली 22 कैरेट में ही बनती है। These cannot be made in low purity of gold. There are certain things, machine made items है या other products which are there, which are not the current trend products, can be made in 18 and lower purity also. खास करके diamond jewelry can be made in 18 and 14, but not the Indian traditional gold jewelry, which is the core demand. जो हमारी maximum demand होती है consumers की इंडिया में, from urban to rural, all is in 22 karat gold itself. तो इसमें लो प्योरिटीज की डिमांड होना संभव नहीं दिख रहा है. However, what's important is lightweight jewelry is how we pitch the entire subject, where lower weight products are possible to be made with better technology in hand, better designer investment in hand. We can produce certain pieces in lighter weight. तो आसान शब्दों में 22 कैरेट की डिमांड होती है. ये होगा कि ब्यूटीफुल डिजाइन्स लेकिन कम सोने के इस्तेमाल के साथ, ऐसा है ना? अच्छा, एक चीज और, ये तो लल पीरियड है, लेकिन ऑफ लेट क्योंकि डायमंड के प्राइसेस कोलैप्स हो गए थे, लिटरली कोलैप्स हुए. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग उस तरफ टिल्ट आता हुआ नजर आएगा? डायमंड की डिमांड बढ़ेगी, ज्वेलरी की डिमांड स्टडेड डायमंड्स की बढ़ेगी, ऐसा होगा क्या? Yes, ये पहले से ही शुरू हो चुकी है. इनफैक्ट इफ यू सी डायमंड की डिमांड हैज पिक्ड अप कंसिडरेबली, बिकॉज़ कंज्यूमर जो डायमंड को एस्पिरेशनल समझते थे, आउट ऑफ रीच समझते थे, अब अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से, तो डायमंड प्राइसेस आर लुकिंग क्वाइट अफोर्डेबल इन स्पाइट ऑफ द प्राइस नॉट बीइंग वेरी डिफरेंट देन बिफोर. जैसे आप 1 कैरेट डायमंड अभी आप लोगे, एक सॉलिडेयर अगर आप लोगे 1 कैरेट की, तो आपको 3 lakhs के रेंज में आ जाएगी, विच इज इक्वल टू एज गुड एज 3 तोलास ऑफ गोल्ड. So 1 carat diamond was very aspirational, but today because 3 tolas of gold also is very expensive, आपको 1 carat diamond और 3 tolas of gold के बीच में वे करनी होगी अपनी choices. डीबीएस भी खूब एक्टिव हो गया आजकल, खूब एडवर्टाइजमेंट करके प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है डायमंड को, लेकिन ठीक है, सस्ता तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन वीजा वी गोल्ड डायमंड को लेकर, क्योंकि जिस तरह के प्राइसेस कोलैप्स हुए तो कन्विक्शन शायद अब कम हो गया है स्ट्रीट में. अच्छा पोपले सर, एक बात बताओ, इस तरह की सोने की चाल तूल पकड़ी इस साल, ईयर टिल डेट, खूब इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री में तो बहुत फायदा हो रहा होगा पोपले ज्वेलर्स को. Inventory is a rollover of any jeweler, in fact, not only us, anyone. Our base inventory has to be same at all times, and that's how we build up the entire stock portfolio. What we sell, we have to buy at the same price as you are buying today. So the margin of profit is the value addition that we charge on the jewelry, not the inventory that we hold. तो ऐसा कोई इन्वेंट्री बेनिफिट नहीं है? Not literally, but theoretically, yes, of course, there is on book value. Okay. अच्छा, ये तो हो गई चलिए सोने की बात. अच्छा, सोने पे ट्रेड, एक सटल सा हिंट केडिया सर आपने दिया है कि कूल ऑफ होने की गुंजाइश बनती है, टाइम वाइज से ही करेक्शन के फेज में जा रहा होगा. तो ये आज भी थोड़ा सा ठंडा ही है, 1/3% दबाव में है. सोना अहेड ऑफ इस FOMC मीट थोड़ा सा और कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ट्रेड के लिहाज से आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हो? देखिए, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, जैसे कल भी हमने देखा प्राइसेस में एक नया हाई लगा, 1,09,800 के आसपास का हमने हाई लगते हुए देखा, बट वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है. तो डोंट बी वेरी एग्रेसिव एज ऑफ नाउ अनलेस एंड अनटिल वी गेट अ क्लियर व्यू फ्रॉम फेड स्टेटमेंट या आज के नंबर से. मुझे लगता है यस, आज जब तक प्राइसेस 1,09,400 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा जो 1,08,200 तक का लेवल दिखा दे. बट आई थिंक अब तक की जो रैली थी और फेड की जो बैठक है, उसके बाद मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन मिल जाए, बट आज के लिए 1,08,200 तक का लेवल मिल जाएगा. 1,08,200 थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा, अनटिल एंड अनलेस 1,04,000 के पार जा रहा है, 1,09,400 के पार जा रहा है, तब तक सोना रेंज बाउंड साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा होगा. चांदी, पोपले सर, अभी तो बहुत इनिशियल समय है, पर एंटिसिपेशन क्या फेस्टिविटीज को लेकर, नवरात्रि ऑनवर्ड्स, चांदी की ऑर्नामेंट्स की तरफ डिमांड का टिल्ट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, या फिर वो गिफ्ट आइटम्स के तौर पे ही ज्यादा बिकेगा? तो नवरात्रि ऑनवर्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन फॉर सिल्वर. Silver gifting, silver puja articles, where actually it is consumed for various reasons in the festivity, ये एक important demand हो जाती है, even corporate gifting में.
काफी कॉर्पोरेट्स सिल्वर गिफ्टिंग करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ दिवाली एक्सचेंजेस एंड प्रमोशंस जो होते हैं मार्केट्स में। सिल्वर एक गुड कमोडिटी कंजम्पशन इस तरफ जरूर होती है, तो डिमांड इसकी इनफैक्ट फ्रॉम नवरात्रि ऑनवर्ड्स पिक्स अप टू दिवाली, which is very significant. However, the entire price portfolio of silver consumption काफी industrial use में होती है, तो इतनी हिचाव हमारे तरफ से I don't know how much of that will pull in the price, but nevertheless on retail demand is very high post Navratri. टेल डिमांड बढ़िया है एज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। बीच में तो जलवे बहुत थे। केडिया सर, चांदी पे किस तरह का व्यू? क्या ये भी वो टाइम वाइज करेक्शन के फेज में जा रहा है? आज तो दोनों एक तिहाई फीसदी दबाव में है, लेकिन ये बात सही है, चांदी का चार्म एक एडेड होता है। चांदी पे आप लोग का व्यू क्या बैठ रहा है? तो अजय जी, चांदी का एक नाम और है, गरीबों का सोना, पुअर्स मैन गोल्ड। तो जिन्होंने अभी तक गोल्ड मिस कर चुका है, अब चांदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देखा लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक्स भी ऐड कर रही है, साथ में ईटीएफ में बहुत अच्छा उछाल है। और एक अच्छा चीज ये है कि पिछले 2-3 सालों में डेफिसिट तो कंटिन्यू रही है चांदी में, और साथ में हम देख रहे हैं कि अब इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, क्लीन एनर्जी के अंदर चांदी का रिप्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग जा रहा है। तो हो सकता है गोल्ड के साथ चांदी में थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $50। इनिशियली जैसे लास्ट ईयर जो हमने एक व्यू रखा था 2025 के लिए, वो था 1,30,000। तो ऑलमोस्ट हम 1,26 तक तो पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है सोने के साथ साथ चांदी थोड़ा सा करेक्टिव डिप ले ले, बट यहाँ से 1-2 साल का भी अगर कोई व्यू लेके चलता है, तो मेरा मानना है $50 तो आराम से क्रॉस करके $70 तक अगले 2-3 सालों में चांदी जा सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट पे डेफिनेटली रूपी वीकनेस तो एक सपोर्ट करती है, जो 175-180 को क्रॉस कर देगी। बट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले 2-3 दिनों में हमने 1,25-1,26 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं मार्केट। तो टेम्पररी एक छोटा सा जर्क आ सकता है एक बड़ी रैली के बाद। तो मुझे लगता है आज 1,25,500 के करीब थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है। 1,26,400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जाती है तो ब्रेकआउट दिखे। डाउन साइड में मुझे लगता है 1,23,500 तक का एक सपोर्ट मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है कि चांदी में बहुत जिस्ट है, और इसको देखने का 1 सेकंड लूंगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक पैरामीटर होता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 85 पे है, जो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है 72 तक आ सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों का रुझान गोल्ड से ज्यादा अब चांदी की तरफ जंप कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे बूस्ट करता है कि यस, चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी एक अच्छा विकल्प रहेगा। चांदी एक ज्यादा अट्रैक्टिव बेट हो सकती है वीज़ावी गोल्ड यहां से। पॉपुलर सर, धन्यवाद आपका सर जुड़ने के लिए, मूड का जायजा देने के लिए। अजय सर, आप बने रहो, कच्चे तेल की तरफ बढ़ा जाए। लाइए जरा क्रूड के इस समय के ताजा भाव, भारतीय बाजारों का, इंटरनेशनल मार्केट भी दिखाइएगा। अच्छे मूव्स के बाद, ऑफलेट अच्छे मूव्स के बाद क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में इंटरनेशनल मार्केट में भी इस समय 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। पर ऑफलेट अच्छा मोमेंटम इसलिए आया था क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल टेंशंस माउंट हो रहे थे। एक तो वो इजरायली अटैक जो हुआ था कतर में, उसके बाद वो अपडेट्स आ रहे थे कि यूएस पुश कर रहा है नए सैंक्शंस लगाने के लिए जो रशियन ऑयल के बायर्स हैं उन पे। यूरोपियन यूनियन से चाह रहा है कि वो एडिशनल सैंक्शंस लगाएं इंडिया और चाइना पे। तो थोड़ा, और जियोपॉलिटिकल तड़का, मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है अनटिल अनलेस वाकई ही सप्लाई डिस्टर्ब हो। तो कौन बेहतर एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा सर से समझाने के लिए समीकरण बैठ कैसे रहे। तनेजा सर, क्या वाकई ये नए सैंक्शंस और ये सब जो चर्चा चल रही है, कोई इमीडिएट थ्रेट सप्लाई डिसरप्शंस की आप देख रहे हो? गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक बात तो आप भी शायद मेरे से सहमत होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कब क्या कर बैठे हैं, कब क्या नया जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दें, या कब कोई कहीं पे जो है कोई बात नहीं कर दे, कुछ पता नहीं होता। पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स उससे हिल जाती है। हमने देखा इजराइल ने क्या किया कतार में, उसको लेकर के पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं तेल के, बहुत बड़ा वो तो मैक्का है तेल का, वहां पे जो है ये बिल्कुल इस समय जो है मायूसी छा गई है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि कहीं तो अभी अलास्का में बातचीत शांति की हो रही थी, और अब वही अमेरिका कह रहा है कि सैंक्शन जो है यूरोप के साथ मिलकर और लगाएंगे भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, कुछ अन्य देशों पे जो रूस से तेल खरीदते हैं। तो इसको लेकर के बाजार में काफी मायूसी है। लेकिन सबसे बड़ी जो मायूसी का कारण वो ये है कि कहीं से डिमांड भी नहीं बढ़ रही है, वो भी इनको नजर नहीं आ रहा है।
तो कुल मिलाकर के ये पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो वजह है जिसकी वजह से आपने देखा तेल थोड़ा ऊपर गया था, अब फिर नीचे की तरफ आ गया, और कुछ लोगों का कल से ये भी कहना शुरू हो गया है कि शायद $60 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है कि तेल और सस्ता हो जाए। तो अभी इसको जो कुल मिलाकर के जियो पॉलिटिक्स ही हावी है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। और दूसरी तरफ अमेरिका का कहीं ना कहीं भारत को एक तरफ ये कहना कि हम आपसे ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, बहुत अच्छे अब हमारे मित्र हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो ये करना, इस तरह की बातें करना और ये कहना भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ये छोटे मोटे नहीं, बड़े वहाँ के ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं, और रूस पे भी जो है लगातार जो है वो तनाव बना कर रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जियो पॉलिटिक्स बहुत हावी है। जैसे आपने कहा बिल्कुल कि भाई ये जियो पॉलिटिक्स का जो दबदबा है या जो माहौल है वो बनता है और एकदम वो गायब भी हो जाता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तेल जो है, तेल के डीएनए जो है, पिछले 100 साल का इतिहास उठा लीजिए, उसमें 80 से लेकर 90% हमेशा जियो पॉलिटिक्स ही रही है। तो आएगी जाएगी, लेकिन जो है अभी ये जो है फिलहाल मायूसी बाजार के अंदर रहेगी। लेकिन कब ये चेंज हो जाए, कब जो है नया ट्वीट आ जाए ट्रम्प साहब का और उससे सर फिर हरकत चालू हो जाए, कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है सब कुछ ट्रम्प साहब के कारण। तनेजा सर, थैंक यू सो मच। क्विकली ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर अजय सर, क्रूड पे आपका व्यू, और अगर कोई बेस मेटल में सबसे प्रेफर्ड पिक हो तो आप रेडी रखना, मैं आता हूं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अजय सर वेट कर रहे थे क्रूड पे, पहले तो व्यू। अजय सर, बात सही है, बहुत ही वॉलेटाइल हो गया है मामला, पता नहीं कब किस तरह का ट्वीट, कब किस तरह का बयान। ऐसे में क्रूड में कोई ट्रेड ले रहे हो आप लोग या अवॉइड कर रहे हो? और साथ साथ आपकी बेस मेटल की टॉप पिक। देखिए अजय, मुझे लगता है जैसे तनेजा जी ने कहा, अनसर्टेनिटी तो जरूर बनी हुई है, बट 2 दिन में हमने देखा थोड़ा बाउंस है, तो लिमिटेड अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर में मुझे लगता है कि 5650-60 तक का लेवल मिलता है, वहां पे बिकवाली कीजिए। 5720 का टारगेट रखिए, 5520 तक का टारगेट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल में चाइना थोड़ा सा एग्रेसिवली चीजें इंप्रूव कर रहा है, डॉलर की गिरावट है। चांदी के साथ साथ कॉपर में मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, जहां पे आप 906 पे लेके चलिए, 902 का स्टॉप लॉस लगाइए, 912 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी तेजी जारी है, जहां पे 276 पे लेके चलना है, 274 के स्टॉप लॉस से 280 का टारगेट रहेगा। परफेक्ट अजय सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। चलिए, इस नोट पर धन्यवाद। आज के इस कमोडिटी राउंड अप में इतना ही। नमस्कार।